चलिए एक सिनेरियो सोचते हैं। कोई छोटा बिजनेस चलाने वाला है, बड़े बड़े सपने हैं, और वो पहुंचता है बैंक लोन के लिए। उसके दिमाग में तो चल रहा है कि बिजनेस कैसे बढ़ेगा, नई मशीनें आएंगी, काम फैलेगा। लेकिन टेबल के उस पार जो बैंक मैनेजर बैठा है, उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है? और देखिए, यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बैंक हमारे बिजनेस आइडिया में पैसा लगा रहा है, लेकिन सच तो कुछ और है। बैंक की सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने जमाकर्ताओं के पैसे की रखवाली करना। बस ये एक सोच उनके हर फैसले के पीछे होती है, और ये लोन की पूरी प्रक्रिया को देखने का नजरिया ही बदल देती है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। बैंक को ना एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह सोचिए, मतलब एक पुल जो उन लोगों को जोड़ता है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है यानी डिपॉजिटर्स, और जिन्हें पैसे की जरूरत है यानी बोरोवर्स। और उस पुल की सबसे मजबूत नींव क्या है? भरोसा। ये भरोसा कि डिपॉजिटर्स का पैसा हर हाल में सुरक्षित रहेगा। तो बैंक का काम रिस्क से बचना नहीं, बल्कि उस रिस्क को बहुत बहुत सावधानी से मैनेज करना है। तो चलिए इस रिस्क मैनेजमेंट के खेल का पहला और सबसे जरूरी नियम समझते हैं। फंड की सुरक्षा यानी सेफ्टी। बैंक को यह पक्का यकीन होना चाहिए कि जो पैसा वो दे रहा है वो ब्याज के साथ वापस आएगा। और यहीं से एक तरह से आपके बिजनेस का इम्तिहान शुरू होता है। बैंक आपके बिजनेस के अतीत और भविष्य दोनों को देखता है, और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। देखिए, ये तो साफ है कि लोन का रीपेमेंट तो फ्यूचर की कमाई से ही होगा, लेकिन उन फ्यूचर प्रोजेक्शंस का आधार क्या है? वो आधार है आपके बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस। बैंक के लिए पिछला प्रदर्शन एक ठोस सबूत होता है। ये दिखाता है कि आपने असल में क्या करके दिखाया है, और आपके भविष्य के दावे कितने हकीकत के करीब हैं या सिर्फ हवाई बातें हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर कोई नया स्टार्टअप हो जिसका कोई पास्ट परफॉर्मेंस है ही नहीं, तब क्या? तब बैंक का पूरा फोकस प्रमोटर या एंटरप्रेन्योर पर शिफ्ट हो जाता है। क्या प्रमोटर को उस इंडस्ट्री का कोई अनुभव है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितनी मजबूत है? और यहीं पर रिस्क को नापने वाले मॉडर्न टूल्स काम आते हैं। बैंक कैश फ्लो एनालिसिस जैसी चीजें देखता है, मतलब कितना पैसा असल में अंदर बाहर हो रहा है, और ब्रेक इवन एनालिसिस यानी ये पता लगाना कि बिजनेस को प्रॉफिट में आने के लिए कितनी बिक्री करनी होगी। ये सारे टूल्स उन्हें आपके बिजनेस के बाजार और कंपटीशन को बारीकी से समझने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंकड़े और एनालिसिस बहुत जरूरी हैं, और ये हमें पहले सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, कैपेसिटी यानी क्षमता। मतलब लोन चुकाने के लिए जरूरी कैश फ्लो पैदा करने की साबित हो चुकी काबिलियत। ये पूरी तरह से नंबरों का खेल है। लेकिन नंबरों के अलावा एक और चीज है जिस पर बैंक बहुत ज्यादा ध्यान देता है, और वो है उधार लेने वाले का कैरेक्टर, मतलब उसकी नीयत। ये समय पर कर्ज चुकाने की इच्छा, उसकी विलिंगनेस को दिखाता है। ये सब भरोसे और विश्वसनीयता के बारे में है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो लोग लोन के लिए आते हैं। एक का बिजनेस प्लान जबरदस्त है, लेकिन उसके क्रेडिट कार्ड बिल्स अक्सर लेट जमा होते हैं। दूसरा, जिसका बिजनेस प्लान ठीक ठाक है, एवरेज है, लेकिन उसका आज तक एक भी पेमेंट कभी लेट नहीं हुआ। अब आप ही बताइए, बैंक के नजरिए से ज्यादा भरोसेमंद कौन है? ज्यादातर मामलों में बैंक दूसरे आदमी को चुनेगा। क्यों? क्योंकि भले ही उसका बिजनेस आइडिया बहुत शानदार ना हो, लेकिन उसका कैरेक्टर, उसका पेमेंट करने का रिकॉर्ड उसे ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। तो बैंक आपके बिजनेस की कामयाबी की कहानी पर दांव लगा रहा है ना? इसको हम कह सकते हैं प्लान ए। लेकिन सोचिए, अगर प्लान ए यानी बिजनेस से होने वाला मुनाफा काम नहीं करता, तो क्या होगा? तब बैंक अपने प्लान बी पर आता है, और वो प्लान बी है सिक्योरिटी, या जिसे हम कोलैटरल कहते हैं। ये एक सेफ्टी नेट है। अगर प्राइमरी सोर्स यानी बिजनेस का कैश फ्लो लोन चुकाने में फेल हो जाता है, तो बैंक के पास एक दूसरा रास्ता होना चाहिए, और वो रास्ता है उस सिक्योरिटी को बेचकर अपना पैसा वापस लेना। तो एक अच्छा कोलैटरल होता क्या है? बैंक ऐसी चीज पसंद करता है जिसकी बाजार में अच्छी कीमत हो, जिसकी वैल्यू लगाना आसान हो, और जिसे जरूरत पड़ने पर फटाफट बेचा जा सके, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी, मशीनरी या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स। और यहीं पर यह समझना जरूरी है कि बैंक के लिए एक फैक्ट्री की बिल्डिंग और एक सॉफ्टवेयर के पेटेंट में क्या फर्क है। देखिए, एक बिल्डिंग जैसी फिजिकल संपत्ति की कीमत लगाना और उसे बेचना आसान होता है, क्योंकि उसका एक बना बनाया बाजार होता है। लेकिन कोई पेटेंट जैसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कीमत लगाना बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है, और उसका सही खरीदार ढूंढना एक बड़ी चुनौती। इसलिए बैंक हमेशा ऐसी संपत्ति को तरजीह देगा जिसे आसानी से कैश में बदला जा सके।
अच्छा, ये सब तो वो बातें हैं जो बैंक आप में देख रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक और बड़ी चिंता चल रही होती है जिसका आपसे सीधा लेना देना नहीं है, पर असर सब पर पड़ता है। बैंक को अपनी खुद की चुनौतियों का भी तो संतुलन बनाना होता है। और ये है तरलता यानी लिक्विडिटी का सिद्धांत। देखिए, होता क्या है कि बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के होते हैं, लोग कभी भी निकाल सकते हैं। ये है बैंक की लायबिलिटी। और दूसरी तरफ बैंक जो बिजनेस लोन देता है वो होते हैं लॉन्ग टर्म के, ये हैं बैंक के एसेट्स। अब सोचिए, अगर बैंक ने सारा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का पैसा लॉन्ग टर्म लोन में फंसा दिया और अचानक बहुत सारे लोग अपना पैसा निकालने आ गए, तो बैंक मुश्किल में पड़ जाएगा। इसी को कहते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच। लिक्विडिटी के साथ साथ जाहिर है कि बैंक को प्रॉफिट भी कमाना है। यहीं पर आती है प्रॉफिटेबिलिटी की बात। आपकी लोन की ब्याज दर एक सिंपल फॉर्मूले से तय होती है, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू MCLR प्लस प्रीमियम। अब ये MCLR क्या है? ये मूल रूप से बैंक के लिए फंड जुटाने की लागत है। इसे आप उनकी खरीद कीमत की तरह समझ सकते हैं। लेकिन असली खेल होता है प्रीमियम पर। यह प्रीमियम आपके बिजनेस से जुड़े रिस्क का सीधा सीधा आईना है। जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, जिसे बैंक कम रिस्की मानता है, उससे कम प्रीमियम लिया जाता है, और जिसे बैंक ज्यादा रिस्की मानता है, उससे ज्यादा प्रीमियम वसूला जाता है। तो मोल भाव की असली गुंजाइश इसी प्रीमियम में होती है। और अब हम आते हैं आखिरी लेकिन एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर, रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन। इसे एक सरल कहावत से समझ सकते हैं, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। बैंक भी ठीक इसी नियम पर चलते हैं। वो स्टील, टेक्सटाइल, फार्मा जैसे अलग अलग सेक्टर में लोन देकर अपने रिस्क को फैलाते हैं, ताकि अगर एक सेक्टर में मंदी आ भी जाए तो दूसरे सेक्टरों से आने वाला मुनाफा उस नुकसान की भरपाई कर सके। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो बैंक ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा करता है, ब्याज दर रिस्क का आईना है और कोलैटरल प्लान भी है। एक एंटरप्रेन्योर इन सब पर तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उस रिस्क का क्या जो किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। और ये कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है, बल्कि बिजनेस के कुल रिस्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये नंबर देखिए, 25 से 30%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी बिजनेस के कुल रिस्क का लगभग 25 से 30% हिस्सा बाहरी कारणों से आ सकता है, जैसे बाजार में मंदी, सरकारी नीतियों में अचानक बदलाव या कोई अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल। ये वो रिस्क हैं जो सीधे सीधे आपके कंट्रोल में नहीं हैं। तो अंत में ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है, आपका बिजनेस प्लान तो तैयार है, पर क्या आपका रिस्क प्लान तैयार है? क्या उन जोखिमों पर भी गहराई से सोचा गया है जो आपके बस से बाहर हैं? शायद यही वो तैयारी है जो एक अच्छे और एक बेहतरीन लोन एप्लीकेशन में फर्क पैदा करती है।